हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जूलियश्री। आज की वीडियो में हम फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि डील करता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड सेफ्टी। अध्याय 3, खाद्य सुरक्षा के साधारण सिद्धांत। तो यहाँ पर हमें खाद्य सुरक्षा से यानी कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी सुरक्षा से रिलेटेड कुछ सिद्धांत यहाँ हमें सेक्शन 18 में पढ़ने हैं। ठीक है, सेक्शन 18 को आप इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। पहले तो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये। सेक्शन 18 किससे डील कर रहा है? जनरल प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट, अधिनियम के प्रशासन में अनुसरित किए जाने वाले साधारण सिद्धांत। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि चैप्टर 3 में सिर्फ हमें सेक्शन 18 पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ एक ही सेक्शन है इस चैप्टर में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। पहले ये वाला जो आपका सेक्शन है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में है और हमें इसको कैसे इजी करके पढ़ना है। ये देखिए सेक्शन 18 क्या बोल रहा है, पहले आप इस चैप्टर को समझिए। ये फूड सेफ्टी के जनरल प्रिंसिपल की बात कर रहा है और यहाँ पर ये भी बोल रहा है सेक्शन 18 कि इस एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, इस एक्ट के प्रशासन में फॉलो किए जाने वाले यानी कि अनुसरित किए जाने वाले साधारण सिद्धांत, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि ये एक्ट जो है वो पूरा ही पूरा सेक्शन 18 पे टिका हुआ है। स्टार्ट करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, the food authority and other agencies as the case may be while implementing the provision of this act shall be guided by the following principles, namely यथा स्थिति केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें, खाद्य प्राधिकरण और अन्य अभिकरण इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होंगे। अर्थात तो यहाँ पर सेक्शन 18 में किस किस की बात हो रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट्स की, फूड अथॉरिटी की और अदर एजेंसीज। ठीक है, जब इस एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करेंगे ये सारी एजेंसी या अथॉरिटी या गवर्नमेंट, तो वो इन सिद्धांतों को भी फॉलो करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फूड अथॉरिटी अदर एजेंसीज कुछ भी नियम बना रही है इस एक्ट से रिलेटेड, खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड या खाद्य सुरक्षा मानक निर्धारित कर रही है, तो वो इन सभी सिद्धांतों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए पे। एंडिवर टू achieve an appropriate level of protection of human life and health and the protection of consumers' interest, including fair practices in all kinds of food trade with reference to फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिसेस, मानव जीवन और स्वास्थ्य के संरक्षण और खाद्य सुरक्षा मानकों और पद्धतियों के संदर्भ में सभी किस्म के खाद्य व्यापार में उचित व्यवहारों सहित उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के समुचित स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करना। देखिए जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं ये बहुत ज़्यादा समराइज करके दिए हुए हैं बेयर एक्ट में। ठीक है, तो आपको ना अपनी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करना है समझने के लिए, कि आपको कम से कम ये तो पता हो कि ये जो एक्ट बनाया गया है उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फूड अथॉरिटी या फिर कोई अदर एजेंसी। ठीक है, तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो किससे रिलेटेड है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन हेल्थ। इससे ज़्यादा कुछ भी इम्पॉर्टेंट होता है नहीं होता है ना। तो ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन हेल्थ और कंज्यूमर के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन में, ठीक है, यानी कि ये जो मानव जीवन है उसका स्वास्थ्य है उसके संरक्षण के संबंध में, और जब फूड अथॉरिटी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड यानी कि खाद्य सुरक्षा मानक निर्धारित कर रही है, तो वो सभी फेयर प्रैक्टिसेस का यूज़ करेगी फूड बिजनेस में। ठीक है, जो खाद्य का कारोबार होता है, यानी कि जो अब हम बाहर खाना खाते हैं या जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बन के आते हैं खाद्य पदार्थ के सामान, तब वो मेथड जब यूज़ होता है, जब वो पूरी प्रोसेसिंग चल रही होती है, मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग करना, उसकी बनाना, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स डालना है नहीं डालना है, ठीक है, और जो अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी किसी में रखनी है तो कितनी रखनी है, तो ये सारी चीज़ें देखना जो ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो अपन को इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एप्रोप्रिएट लेवल प्राप्त करने का प्रयास करना है। ठीक है, किसको करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, फूड अथॉरिटी को और अदर एजेंसी को।
ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकंड क्लॉज पे, और सेकंड क्लॉज बात कर रहा है कैरी आउट रिस्क मैनेजमेंट विच शेल इंक्लूड टेकिंग इनटू अकाउंट द रिजल्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट एंड अदर फैक्टर्स विच इन द ओपिनियन ऑफ फूड अथॉरिटी आर रेलेवेंट टू द मैटर अंडर कंसिडरेशन एंड वेयर द कंडीशंस आर रेलेवेंट इन ऑर्डर टू अचीव द जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेगुलेशंस। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में भी रीड करेंगे। जोखिम प्रबंध करना जिसके अंतर्गत विनियमों के साधारण उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से जोखिम निर्धारण के परिणामों और ऐसे अन्य कारकों को गणना में लेना भी है जो खाद्य प्राधिकरण की राय में विचाराधीन विषय के लिए सुसंगत है और जहां परिस्थितियां सुसंगत हैं। ठीक है, अब क्लॉज बी क्या कहता है, देखिए क्लॉज 1 में तो हमने ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन हेल्थ के प्रोटेक्शन की बात कर ली। ठीक है, अब क्लॉज बी किस चीज़ की बात कर रहा है, रिस्क मैनेजमेंट की। देखिए जब भी कोई खाद्य कारोबार होता है, ठीक है, जो फैक्ट्रीज से बन के आती हैं चीज़ें जिनका हम यूज़ करते हैं, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो कोई मसाले हो या ऑयल हो, तो ये सारी चीज़ें क्या है, फैक्ट्री में बनती हैं, है ना, और फिर कहाँ आती हैं, मार्केट में आती हैं। तो जब चीज़ें मार्केट में आती हैं और लोगों तक पहुँचती हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किसी प्रकार का किसी ह्यूमन लाइफ पे या ह्यूमन हेल्थ पे कोई जोखिम उत्पन्न ना हो किसी भी तरीके का। ठीक है, तो क्लॉज भी यही कह रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट करना यानी कि जोखिम निर्धारण करना जिसके अंतर्गत रेगुलेशंस यानी कि विनियमों के साधारण उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से, ठीक है, तो जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं उसमें जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, ठीक है, जो साधारण उद्देश्य दिए हैं उनको प्राप्त करने की दृष्टि से रिस्क असेसमेंट यानी कि जोखिम निर्धारण के परिणामों और ऐसे अदर फैक्टर्स को भी गणना में लेना है जो फूड अथॉरिटी के ओपिनियन में ऐसे मैटर्स हैं जिन पे विचार किया जाना चाहिए या ऐसी कंडीशन है जिन पे विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस और ऐसे मैटर्स जो कि रिलेवेंट हैं जिन पे विचार किया जाना ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए, जोखिम प्रबंध के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फूड अथॉरिटी और अदर एजेंसीज इस पर विचार करेंगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि अब देखिए कोई भी जैसे प्रोडक्ट होता है, ठीक है, खाने पीने का सामान होता है, उसमें इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं, उसमें डेट मेंशन होती है कि आपको कब ये मैन्युफैक्चर किया गया, कब तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों से किसी ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन हेल्थ पे बुरा असर ना पड़े, इसलिए अगर फूड अथॉरिटी की ओपिनियन है, ठीक है, जो खाद्य प्राधिकरण है उसकी ये राय है कि ऐसे मैटर, ठीक है, ऐसे विषय जिन पे विचार किया जाना चाहिए कि हम उसको किस तरीके से और अच्छा कर सकते हैं, लोगों तक अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्दी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, और ऐसी कंडीशंस, ठीक है, ऐसी परिस्थितियाँ जो कि रिलेवेंट हैं, किससे रिलेवेंट हैं, फूड सेफ्टी से रिलेटेड है ना, तो वो सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फूड अथॉरिटी और अदर एजेंसीज रिस्क मैनेजमेंट करेंगी, जोखिम प्रबंध करेंगी। किस चीज़ के लिए करेंगी, जो रेगुलेशन में जनरल ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं उनको प्राप्त करने के दृष्टि से। समझ में आया, ये जो क्लॉजेस हमें दिए गए हैं ये एक्चुअली एक दूसरे से ही इंटर रिलेटेड हैं, तो थोड़ा फोकस के साथ पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। अब आ जाइए क्लॉज सी पे जो कि डील कर रहा है वेयर इन एनी स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑन हेल्थ इज आइडेंटिफाइड बट साइंटिफिक अनसर्टेनिटी परसिस्ट, provisional risk management measures necessary to ensure appropriate level of health protection may be adopted pending further scientific information for a more comprehensive risk assessment। खंडगा कह रहा है जहाँ किन्हीं विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में उपलब्ध सूचना के निर्धारण के आधार पर स्वास्थ्य पर हानिप्रद प्रभाव की अधिक संभाव्यता की पहचान की जाती है किंतु वैज्ञानिक अनिश्चितता बनी रहती है, वहाँ अधिक व्यापक जोखिम निर्धारण के लिए अतिरिक्त वैज्ञानिक जानकारी के प्राप्त होने तक स्वास्थ्य सुरक्षा के समुचित स्तर सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जोखिम प्रबंधन उपाय अंगीकार किए जा सकेंगे। अब क्लॉज सी क्या कह रहा है कि किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस में, ठीक है, सभी हर प्रत्येक परिस्थिति की बात नहीं हो रही है, किसी स्पेसिफिक
सर्कमस्टेंस की बात हो रही है कि किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में, किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके आधार पर ह्यूमन हेल्थ पे हार्मफुल इफेक्ट, यानी कि अगर कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है, ठीक है, और उस खाद्य पदार्थ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, उससे अगर ह्यूमन हेल्थ पे हानिप्रद प्रभाव पड़ने की पॉसिबिलिटी की पहचान की जाती है, आइडेंटिफाई की जाती है कोई चीज़, लेकिन साइंटिफिकली यानी कि वैज्ञानिक दृष्टि से उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ निश्चित नहीं बोला जा सकता या वैज्ञानिक अनिश्चितता बनी रहती है, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फूड अथॉरिटी या कोई अदर एजेंसी अगर वो उस फूड प्रोडक्ट के बारे में, जिसके लिए जब तक कि कंफर्म नहीं हो जाता कि वो ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, और जहाँ पर साइंटिफिक अनसर्टेनिटी है, तो जब तक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं हो जाती, ठीक है, एग्जैक्टली उस प्रोडक्ट के बारे में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक हेल्थ प्रोटेक्शन के अप्रोप्रिएट लेवल को इंश्योर करने के लिए जो भी ज़रूरी मेजर्स होंगे, जो भी ज़रूरी उपाय होंगे, वो जोखिम प्रबंधन के लिए एडॉप्ट किए जा सकते, ठीक है। तो क्लॉज सी क्या बोल रहा है, इजी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में समझते हैं कि जहाँ भी कोई ऐसी स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं फूड सेफ्टी की, ठीक है, और फूड सेफ्टी या कोई भी प्रोडक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है और ऐसी सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है पूरी, जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके कि वो प्रोडक्ट ह्यूमन हेल्थ के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए सही है या नहीं, ठीक है, जहाँ पर वैज्ञानिक अनिश्चितता है, तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, या फूड अथॉरिटी क्या करेगी, या कोई अदर एजेंसी क्या करेगी, जब तक उसको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती, जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाती उस फूड प्रोडक्ट को लेके, तब तक वो ह्यूमन हेल्थ प्रोटेक्शन के एप्रोप्रिएट लेवल को इंश्योर करने के लिए, यानी एक समुचित स्तर को निश्चित करने के लिए जो भी ज़रूरी स्टेप्स होंगे या जो भी ज़रूरी मेजर्स होंगे, उपाय होंगे, किसको लेकर, रिस्क असेसमेंट को लेके, तो वो सभी मेजर्स एडॉप्ट किए जाएंगे। और किस चीज़ के लिए एडॉप्ट किए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अब आ जाइए क्लॉज डी पे। क्लॉज डी क्या बोल रहा है, द मेजर्स एडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज सी shall be proportionate and no more restrictive of trade than is required to achieve appropriate level of health protection, regard being had to technical and economic feasibility and other factors regards as reasonable and proper in the matter under consideration। खंड गा के आधार पर अंगीकार किए गए उपाय अनुपातिक होंगे और स्वास्थ्य सुरक्षा के समुचित स्तर प्राप्त करने हेतु व्यापार के लिए जितना अपेक्षित है उससे अधिक अवरोधक नहीं होंगे। विचाराधीन विषय में तकनीकी और आर्थिक साध्यता को और अन्य युक्तियुक्त और उचित समझे गए कारकों को ध्यान में रखा जाएगा। अब देखिए क्लॉज डी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा है कि क्लॉज सी में जो मेजर्स एडॉप्ट किए गए हैं, ठीक है, जो भी कदम उठाए गए हैं वो कैसे होंगे, प्रोपोर्शनेट होंगे और अनुपातिक होंगे, और स्वास्थ्य सुरक्षा के, हेल्थ प्रोटेक्शन के एप्रोप्रिएट लेवल को प्राप्त करने के लिए, फूड बिजनेस के लिए या फूड ट्रेड के लिए या व्यापार के लिए जितना अपेक्षित है या जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव नहीं होंगे, उससे ज़्यादा अवरोधक नहीं होंगे। यानी कि क्लॉज डी में भी किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, ह्यूमन हेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है कि क्लॉज सी में जो भी मेजर्स एडॉप्ट किए जाएंगे वो अनुपातिक होंगे और ह्यूमन प्रोटेक्शन के एप्रोप्रिएट लेवल को प्राप्त करने के लिए जितना व्यापार में ज़रूरी है उससे ज़्यादा अवरोधक नहीं होंगे। और ऐसे मैटर, ऐसे विषय जिन पर विचार किया जाना है, उन मैटर्स में टेक्निकल और इकोनॉमिक यानी कि तकनीकी और आर्थिक साध्यता को और अदर फैक्टर्स को जो रीजनेबल हैं उनको ध्यान में रखा जाए, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाइए क्लॉज ई पे। क्लॉज ई बोल रहा है द मेजर्स एडॉप्टेड शैल बी रिव्यूड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिस्क to life or health being identified and the type of scientific information needed to clarify the scientific uncertainty
and to conduct a more comprehensive risk assessment. अंगीकृत उपायों का उचित समय अवधि के भीतर पुनर्विलोकन किया जाएगा जो पहचान की गई जीवन या स्वास्थ्य की जोखिम की प्रकृति और वैज्ञानिक अनिश्चितता को स्पष्ट करने के लिए और कोई अधिक व्यापक जोखिम निर्धारण करने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक प्रकार की जानकारी पर आधारित होगा। ठीक है, तो क्लॉज ई में बहुत सिंपल सी बात बोली गई है कि जो मेजर्स अडॉप्ट किए जाएंगे उन्हें एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम पे, एक युक्त समय पे रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, और जो लाइफ और हेल्थ के रिस्क के नेचर पे आधारित होगा। ठीक है, और जो कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो कि ज़रूरी है उस प्रोडक्ट के लिए उस पर आधारित होगा। जो साइंटिफिक अनसर्टेनिटी है यानी कि जो वैज्ञानिक अनिश्चितता है उसको क्लैरिफाई करने पर आधारित होगा। और रिस्क असेसमेंट यानी कि जोखिम निर्धारण करने के लिए आवश्यक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पर आधारित होगा। ठीक है, तो क्लॉज ये क्या कह रहा है कि समय समय पर जो मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं उनको रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, किन चीज़ों से रिलेटेड, ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन हेल्थ के रिस्क से रिलेटेड, या अगर कोई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो कि ज़रूरी है रिस्क असेसमेंट का पता लगाने के लिए या जोखिम निर्धारण करने के लिए, और जो साइंटिफिक अनसर्टेनिटी है उसको क्लैरिफाई। ठीक है, अब आ जाइए क्लॉज एफ पे। इन केसेस वेयर देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स to suspect that a food may present a risk for human health, then, depending on the nature, seriousness, and extent of that risk, the Food Authority and the Commissioner of Food Safety shall take appropriate steps to inform the general public of the nature of the risk to health, identifying to the fullest extent possible the food or type of food, the risk that it may present, and the measures which are taken or about to be taken to prevent, reduce or eliminate that risk. And ऐसी दशाओं में जहां यह संदेह करने के लिए युक्त आधार है कि कोई खाद्य मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकता है, तब उस जोखिम की प्रकृति, गंभीरता और सीमा पर निर्भर करते हुए खाद्य प्राधिकरण और खाद्य सुरक्षा आयुक्त खाद्य की या ऐसे किस्म के खाद्य की संभावित पूरी सीमा तक पहचान करते हुए स्वास्थ्य के लिए जोखिम की प्रकृति, वह जोखिम जो उत्पन्न होता है और जोखिम को रोकने, कम करने या दूर करने के लिए किए गए या किए जाने वाले उपायों को साधारण जनता को सूचित करने के लिए समुचित कार्रवाई करेंगे। ठीक है, क्लॉज एफ तो बहुत ही इजी है। क्लॉज एफ सिर्फ और सिर्फ प्रोसीडिंग की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी केस में जहाँ पर रीजनेबल ग्राउंड है सस्पेक्ट करने के, संदेह करने के कि किसी खाद्य पदार्थ में कोई रिस्क यानी कि जोखिम है, ठीक है, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो वो डिपेंड करता है उस रिस्क के नेचर पे। ठीक है, जो जोखिम है उसकी क्या प्रकृति है, सीरियसनेस है, और वो रिस्क किस सीमा तक है। तो ऐसे में फूड अथॉरिटी और फूड अथॉरिटी के कमिश्नर एप्रोप्रिएट स्टेप्स लेंगे और जनरल पब्लिक को यानी कि जो सामान्य जनता है उसको इन्फॉर्म करेंगे उस खाद्य पदार्थ के बारे में कि वो रिस्की है, उसका जो रिस्क है और उस रिस्क की वजह से क्या इफ़ेक्ट हो सकता है ह्यूमन हेल्थ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन बताएगा जनता को? फूड अथॉरिटी और फूड सेफ्टी के कमिश्नर। ठीक है, इसको लेकर कार्यवाही करेंगे और जहाँ तक पॉसिबल होगा, ठीक है, उस खाद्य पदार्थ को आइडेंटिफाई करेंगे और जो रिस्क यानी कि जो जोखिम उत्पन्न हो रहा है उसमें, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने का, रिड्यूस करने का या एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, या जो भी ज़रूरी स्टेप्स होंगे वो लेंगे। अब आ जाइए क्लॉज जी पे। Where any food which fails to comply with food safety requirements is a part of a batch, lot, or consignment of food of the same class or description, it shall be presumed until the contrary is proved that all of the food in the batch, lot, or consignment fail to comply with those requirements. जहाँ कोई खाद्य जो खाद्य सुरक्षा की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहता है, उसी वर्ग या विवरण के खाद्य के बैच, लॉट या पारेषण का भाग है, वहाँ जब तक कि उसके विपरीत साबित नहीं कर दिया जाता है, ये अवधारणा की जाएगी कि उस बैच, लॉट या पारेषण का संपूर्ण खाद्य उन अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहा है। ठीक है, तो क्लॉज जी बहुत सिंपल सी बात कर रहा है कि जहाँ कोई खाद्य पदार्थ इस एक्ट के
प्रोविजंस को कंप्लाई करने में फेल होता है, ठीक है, जो फूड सेफ्टी है यानी कि जो खाद्य सुरक्षा है उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में फेल हो जाता है, असफल रह जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर ये समझा जाएगा कि वो खाद्य पदार्थ जिस बैच में बनाया गया है या जिस लॉट का है, यानी कि देखिए जब कोई खाद्य पदार्थ फैक्ट्री में बनता है तो वो कोई 8 या 10 की संख्या में तो बनता नहीं है, ठीक है, पूरे के पूरे बैच होते हैं, बल्क में बनती हैं चीज़ें, है ना, फैक्ट्रीज में। मान लीजिए ये है एक चॉकलेट का बॉक्स, ठीक है, और एक ये है चॉकलेट का बॉक्स, ठीक है, एक ही फैक्ट्री में बना है, ठीक है, लेकिन पहली बार में ये चॉकलेट बनी और जब दूसरा राउंड हुआ तब ये बनी, ठीक है, ये हैं चॉकलेट्स, और ये दूसरे बैच में बनी है चॉकलेट्स, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा थी एक चॉकलेट तो इन्होंने इस वाले बॉक्स में रख दी, ठीक है। अब अगर ये वाली चॉकलेट खाने से कोई जोखिम उत्पन्न हुआ है तो जब तक कि ये बात साबित नहीं कर दी जाएगी कि ये वाली जो चॉकलेट है वो इस बैच की नहीं है बल्कि इस बैच की है और ये चॉकलेट सेफ है, तब तक कि ये माना जाएगा कि जिस बॉक्स में ये चॉकलेट रखी थी ये पूरा की पूरा बॉक्स ही खराब है, ठीक है। तो क्लॉज जी बस हमसे इतनी सी बात बोल रहा है कि जहाँ कोई खाद्य पदार्थ फूड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में, कंप्लाई करने में फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, और वो खाद्य पदार्थ जिस बैच का है, लॉट का है या कंसाइनमेंट का है, ठीक है, इस बात के अगेंस्ट प्रूव नहीं किया कर दिया जाता, तब तक ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उस खाद्य पदार्थ का पूरा की पूरा बैच, पूरा की पूरा लॉट या पूरा की पूरा कंसाइनमेंट उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में असफल हुआ है। क्लियर है? चलिए अब आ जाइए सबसेक्शन 2 पे। द फूड अथॉरिटी शैल while framing regulation or specifying standard under this act take into account prevalent practices and condition in the country including agricultural practices and handling, storage and transport conditions। खाद्य प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन विनियम बनाते समय या मानक विनिर्दिष्ट करते समय निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा, ठीक है। देश में प्रचलित प्रथाएं और परिस्थितियां जिनके अंतर्गत कृषि संबंधी व्यवहार तथा उठाई धराई भंडारण और परिवहन दशाएं भी हैं। और सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए क्या बोल रहा है कि फूड अथॉरिटी जब रेगुलेशन फ्रेम करेगी इस एक्ट के अंतर्गत या फिर कोई स्टैंडर्ड या फिर कोई मानक निर्धारित करेगी तो वो किन बातों को ध्यान में रखेगी? उस देश में प्रचलित प्रथाएं और परिस्थितियां जिसके अंतर्गत एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और हैंडलिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट कंडीशंस भी हैं। सेकेंड क्लॉज, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिसेस वेयर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट और आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग फॉर्मुलेटेड। अंतर्राष्ट्रीय मानक और पद्धतियाँ जहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानक या पद्धतियाँ विद्यमान हैं या विरचित किए जाने की प्रक्रिया में हैं। और सेकेंड क्लॉज क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक और अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ जहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती हैं या फॉर्मुलेट किए जाने की प्रक्रिया में हैं। Unless it is opinion that taking into account of such prevalent practices and conditions or international standard or practices or any particular part thereof would not be an effective or appropriate means for securing the objectives of such regulation or where there is a scientific justification or where they would result in a different level of protection from the one determined as appropriate in the country। जब तक कि उसकी राय यह ना हो कि ऐसी प्रचलित प्रथाओं और परिस्थितियों या अंतर्राष्ट्रीय मानकों या पद्धतियों या उनके किसी विशिष्ट भाग को ध्यान में रखना प्रभावी नहीं होगा या ऐसे विनियमों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समुचित साधन नहीं होगा या जहाँ कोई वैज्ञानिक न्यायोचित है या जहाँ उसके देश में समुचित रूप में अवधारित संरक्षण के स्तर से भिन्न परिणाम हैं। तो क्लॉज ए क्या बोल रहा है कि फूड अथॉरिटी जब रेगुलेशन फ्रेम कर रही होगी इस एक्ट के अंतर्गत या इस एक्ट के अंतर्गत स्टैंडर्ड स्पेसिफाई कर रही होगी तो वो इन चीज़ों को ध्यान में रखेगी जब तक कि उसका ये ओपिनियन नहीं है कि ऐसी प्रैक्टिसेस और कंडीशंस या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या प्रैक्टिसेस या उनके किसी पर्टिकुलर पार्ट को ध्यान में रखना इफ़ेक्टिव नहीं होगा, प्रभावी नहीं होगा, या ऐसे रेगुलेशंस के ऑब्जेक्टिव को सिक्योर करने के लिए एप्रोप्रिएट मीन्स नहीं है, या जहाँ कोई
साइंटिफिक जस्टिफिकेशन है या उस देश में समुचित तरीके से डिटरमाइन किए गए प्रोटेक्शन के लेवल से डिफरेंट रिजल्ट हैं। ठीक है, तो क्लॉज 2 क्या बोल रहा है कि जो फूड अथॉरिटी है जो वो रेगुलेशन बनाते समय या स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करते समय इन बातों का ध्यान में रखेगी जब तक कि उसका ये ओपिनियन नहीं है कि ऐसी प्रैक्टिसेस, कंडीशन या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या प्रैक्टिसेस या उनका कोई पर्टिकुलर पार्ट को ध्यान में रखना इफेक्टिव नहीं है, या फिर ऐसे रेगुलेशन के ऑब्जेक्टिव को सिक्योर करने के लिए कोई अप्रोप्रिएट मीन्स नहीं है, या जहाँ पर साइंटिफिक जस्टिफिकेशन नहीं है, या जहाँ उस कंट्री में समुचित रूप से डिटरमाइन करने के लिए, निर्धारित करने के लिए प्रोटेक्शन के लेवल के डिफरेंट रिजल्ट नहीं होंगे। ठीक है, तब तक वो इन चीज़ों को ध्यान में रख। ठीक है, अब आ जाइए क्लॉज बी पे। सेकंड का क्लॉज बी क्या बोल रहा है, सबसेक्शन 2 का क्लॉज बी क्या बोल रहा है, डिटरमाइन फूड स्टैंडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एनालिसिस एक्सेप्ट वेयर इट इज़ ऑफ ओपिनियन दैट सच एनालिसिस इज नॉट अप्रोप्रिएट टू द सर्कमस्टेंसेस और द नेचर ऑफ द केस। जोखिम विश्लेषण के आधार पर खाद्य मानक अवधारित करेगा सिवाय वहाँ के जहाँ उसकी राय है कि उस मामले की परिस्थितियों या प्रकृति में ऐसा विश्लेषण उचित नहीं है। ठीक है, कौन कर रहा है, तो फूड अथॉरिटी कर देगी। फूड अथॉरिटी डिटरमाइन करेगी फूड स्टैंडर्ड, किस बेस पे करेगी, रिस्क एनालिसिस के, यानी कि जो जोखिम होता है उसके एनालिसिस करने के बाद सिर्फ उस कंडीशन में जहाँ पर उसका ये ओपिनियन है कि ऐसा एनालिसिस एप्रोप्रिएट नहीं है उस केस के नेचर या सर्कमस्टेंसेस के लिए। क्लॉज सी देखिए, अंडरटेक रिस्क असेसमेंट बेस्ड ऑन द अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस एंड इन एन इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट मैटर। उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य पर आधारित होगा और किसी स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी रीति से जोखिम का निर्धारण करेगा। क्लॉज सी बोल रहा है कि फूड अथॉरिटी अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस पे, यानी कि जो वैज्ञानिक साक्ष्य अवेलेबल है उस बेस पर और किसी स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ और ट्रांसपेरेंट मैनर, यानी कि पारदर्शी रीति से जोखिम का निर्धारण करेगा। क्लॉज डी, ensure that there is open and transparent public consultation directly or through representative bodies including all level of panchayat during the preparation, evaluation and revision of regulations except where it is of opinion that there is an urgency concerning food safety or public health to make or amend the regulations, in which case such consultation may be dispensed with। यह सुनिश्चित करेगा कि विनियमों को तैयार करने, उनके मूल्यांकन करने और परीक्षण करने के दौरान प्रत्यक्षता या पंचायतों के सभी स्तरों सहित प्रतिनिधि निकायों के माध्यम से खुला और पारदर्शी लोक परामर्श है, सिवाय वहाँ के जहाँ उसकी यह राय है कि खाद्य सुरक्षा या लोक स्वास्थ्य के संबंध में विनियमों को बनाने या उनमें संशोधन करने की अत्यावश्यकता है और ऐसे मामले में ऐसे परामर्श से छूट दी जा सकेगी। तो क्लॉज डी क्या कह रहा है कि फूड अथॉरिटी रेगुलेशन के प्रेपरेशन, इवैल्यूएशन और रिवीजन के दौरान ये इंश्योर करेगी कि डायरेक्टली या रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, जो कि पंचायत के सभी लेवल्स को इंक्लूड करती है, इनके माध्यम से ये इंश्योर करेगी कि वहाँ एक खुला और ट्रांसपेरेंट पब्लिक कंसल्टेशन, यानी कि पारदर्शी लोक परामर्श है, और सिर्फ उस कंडीशन में या उस सर्कमस्टेंसेस में इंश्योर नहीं करेगी जहां उसका ये ओपिनियन है कि फूड सेफ्टी या पब्लिक हेल्थ के संबंध में रेगुलेशन को बनाने या अमेंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि किसी विनियम को बनाने या उसमें संशोधन करने की ज़रूरत है, और ऐसे केस में उस कंसल्टेशन से, यानी कि परामर्श से छूट दी जा सकेगी। ठीक है, अब प्रोविजो देखिए, प्रोवाइडेड दैट सच रेगुलेशन शैल बी इन फोर्स फॉर नॉट मोर देन 6 months, परंतु ऐसे विनियम 6 मास से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो ऐसे रेगुलेशंस होंगे वो 6 महीने से ज़्यादा से प्रवृत्त में नहीं रहेंगे। क्लॉज ई देखिए, इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड शैल प्रोवाइड अ बेसिस for consumers to make informed choices in relation to the food they consume। उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करेगा और वे उपभोक्ताओं को उन खाद्यों के संबंध में जिनका वे उपभोग करते हैं अवगत चयन करने के लिए आधार उपलब्ध करेगा। ठीक है, क्लॉज ई क्या बोल रहा है, फूड अथॉरिटी कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन को इंश्योर करेगी और फूड अथॉरिटी कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को उन खाद्यों के संबंध में जिनको वो कंज्यूम करते हैं
इन्फॉर्म चॉइसेस करने के लिए आधार उपलब्ध करेगा। क्लॉज एफ देखिए, इंश्योर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडलेंट, डिसेप्टिव और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस विच में मिसलीड और हार्म द कंज्यूमर एंड अनसेफ और कंटामिनेटेड और सब स्टैंडर्ड फूड। निम्नलिखित का निवारण सुनिश्चित करेगा। कपटपूर्ण, प्रवंचक या अनुचित व्यापारिक व्यवहार जो उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सके या हानि पहुंचा सके, और असुरक्षित या संदूषित या अवमानक खाद्य। ठीक है, अब फूड अथॉरिटी क्या करेगी कि इंश्योर करेगी कि कोई फ्रॉड ना हो रहा हो लोगों के साथ। ठीक है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो ओरिजिनल कंपनी है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अब जो फूड है ना वो एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक ब्रांड है, वो अपना बिस्किट बनाती है। ठीक है, ये ओरिजिनल ब्रांड है। ठीक है, और लोगों को धोखा देने के लिए या व्यापार में प्रॉफिट कमाने के लिए सेम उसी कलर के पैकेट का, उसी से मिलता जुलता नाम ब्रांड से उन्होंने क्या किया, एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट तैयार कर दिया। ठीक है, तो इंश्योर करेगी फूड अथॉरिटी कि ऐसे किसी धोखाधड़ी से जो कंज्यूमर्स हैं उनको हार्म ना हो या वो लोग मिसलीड ना हो। ठीक है, या फिर कोई ऐसा असुरक्षित या संदूषक या सब स्टैंडर्ड फूड लोगों को ना मिले। इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करेगी कौन? फूड अथॉरिटी करेगी। अब देख लीजिए सबसेक्शन 3, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एनी फार्मर और फिशरमैन और फार्मिंग ऑपरेशंस और क्रॉप्स और लाइव स्टॉक्स और aquaculture and supplies used or produced in farming or products of crops produced by farmer at farm level or a fisherman in his operation। ठीक है, अब सबसेक्शन 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा है कि इस अधिनियम के उपबंध किसी कृषक या मछुआरे या कृषि संक्रियाओं या फसलों या पशुधन या जल कृषि और कृषि में प्रयुक्त या उत्पादित प्रदायों या किसी कृषक फार्म या किसी मछुआरे द्वारा अपनी संक्रियाओं में उत्पादित उत्पादों को लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लगा लीजिए आप स्टार। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि किन किन लोगों को ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी फार्मर को नहीं होगा, किसी फिशरमैन को नहीं होगा, या जो फार्मिंग ऑपरेशन है या क्रॉप्स या लाइव स्टॉक या एक्वाकल्चर और उनकी सप्लाईज। ठीक है, और जो कि यूज़ किए जा रहे हैं, प्रोड्यूस किए जा रहे हैं फार्मिंग में या क्रॉप्स के प्रोडक्शन में, या फिर फार्मर के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं या फार्म लेवल पे बनाई जा रही है कोई चीज़, या फिशरमैन के द्वारा उनकी संक्रियाओं में बनाई जा रही है, तो ऐसे लोगों को ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। आई होप आप लोगों को चैप्टर 3 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।